Okay. So to continue glycolytic pathways, keeping a required level of concentration of this compound NAD plus is necessary. बट ग्लाइकोलाइसिस आगे चलते जाएगा, NAD प्लस खर्च होते गया, फिर कम होते चला गया मात्रा. ठीक, तो अल्टीमेटली व्हेन इट इज नॉट एनी मोर अवेलेबल, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे विल स्टॉप. अब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी नहीं है, अब सेल कहां से एनर्जी गेन करेगा? जो एटीपी बचा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी खत्म हो जाएगा तुरंत वो भी. अब ना एटीपी है, ना एटीपी प्रोडक्शन करने का कोई मैकेनिज्म बचा सेल में, क्योंकि जो पहला स्टार्टिंग ग्लाइकोलाइटिक पाथवे वही स्टॉप हो गया है, और क्रेब्स साइकिल भी आगे फिर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है. सेल विल डाई, ना एनर्जी है उसके पास, ना कुछ है. So to prevent this, what we have is a bypass mechanism, जिसमें पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. लेकिन यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है, एक CO2 निकल जाता है. लैक्टिक एसिड इज 2 कार्बन कंपाउंड एंड पायरूवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड. डिकार्बोक्सिलेशन होता है. इस डिकार्बोक्सिलेशन में एक एटीपी खर्च भी होता है. हमको एक एटीपी खर्च करना पड़ता है फॉर दिस डिकार्बोक्सिलेशन, और इसमें पायरूवेट लैक्टिक. लेकिन वो एक एटीपी खर्च करने के बाद फिर एक और चीज है इसमें, NADH इज यूटिलाइज्ड हियर इन दिस स्टेप, एंड NADH रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD प्लस में. तो इस प्रक्रिया में पायरूवेट से लैक्टिक एसिड बनने में एक NAD प्लस जनरेट होता है. अब वो जो जनरेट हुआ NAD प्लस, now that will be utilized in the glycolytic pathway. ठीक, तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे फिर चालू रहेगा as long as it is going towards lactic acid. लेकिन अब इसका दूसरा परिणाम, दुष्परिणाम क्या है? ये तो बचा ली, एनर्जी तो कम नहीं होने दी, मरने नहीं दिया, एनर्जी की वजह से बचा दी, लेकिन अब लैक्टिक एसिड तो जमा हो गया. अब इसका क्या करेंगे? इस लैक्टिक एसिड को क्लियर करो. तो उसका मैकेनिज्म है फिर बॉडी में. अगर क्लियर नहीं हो पाता है, ये लैक्टिक एसिड जमा हो गया, देन इट विल कॉज अगेन एसिडोसिस. दैट एसिडोसिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टोएसिडोसिस, दैट कैन बी कॉल्ड. तो लैक्टिक एसिड आपने तो देखा होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा किसी दिन कपड़ा साफ कर लिया, हाथ हाथ दर्द करने लगेगा. किसी दिन बहुत ज्यादा चल ली तो पैर दर्द करने लगेगा, मसल में दर्द हो जाता है. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो गया. किसी दिन बहुत ज्यादा कोई फिजिकल एक्सरसाइज, किसी मसल से कोई ज्यादा वर्क ले लेने के बाद, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में वो मसल उतना वर्क नहीं करता है, अनदिनमा किसी दिन आपने उससे काम ले लिया, तो उस मसल सेल को आदत नहीं है उतना एटीपी जमा करके रखने की अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि रोज उससे उतना काम नहीं लिया जाता है. एक दिन आपने लिया तो क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में जितना एटीपी जमा करके रखा था वो खर्च हो गया. उसके बाद भी आप काम ले रहे हैं, अब एटीपी चाहिए तो सांस भी चढ़ेगी, आप और ज्यादा सांस लोगे ऑक्सीजन से, फिर वो एटीपी एरोबिक पाथवे में जा रहा है. लेकिन अभी आप और उस मसल से काम ले रहे हो बहुत ज्यादा. ठीक है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तुरंत तुरंत त्वरित त्वरित चाहिए एनर्जी बहुत ज्यादा. तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे बहुत सारा चलना शुरू हो जाएगा उसका. मेनी ग्लाइकोलाइटिक साइकिल पाथवे साइकिल्स विल कंटिन्यू, विल स्टार्ट. और इन सब के एंड रिजल्ट में क्या हो गया? पायरूवेट जमा हो गया. पायरूवेट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे चलने के लिए पायरूवेट का लैक्टिक एसिड में तब्दील होना जरूरी है. उसमें NAD प्लस जनरेट होगा तब ग्लाइकोलाइटिक फिर चलेगा. तो अब ये इसीलिए लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है. तो वो तो छोटी मोटी बात है, पूरा तो क्लियर हो जाएगा. वो साइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन है लैक्टिक एसिड का, साइटोप्लाज्म के अंदर है. ठीक है, कुछ दिन के बाद ये लैक्टिक एसिड फिर पायरूवेट में कन्वर्ट होके आगे फिर इसका एक और पाथवे है, उससे फिर ये चैनलाइज हो जाता है, फिर मेन पाथवे में आ जाता है.
So when buildup of lactic acid takes place, then this situation arises. And lactic acid कब हो रहा है? Accumulate. नॉर्मल जो अभी हम बताया किसी दिन खूब काम कर लिए तो वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्यूमुलेट हुआ, लेकिन ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में, यानी साइटोप्लाज्म के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ओके, लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैसे होता है? कोई बहुत ज्यादा दारू पीता है, अल्कोहल मिसयूज कर रहा है, तो उसमें लैक्टिक एसिड ब्लड में जमा होता है। या कैंसर हो गया किसी को तो उसमें भी होगा, क्योंकि ये ब्लड में जो लैक्टिक एसिड आ रहा है वो सेल से आ रहा है। ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड बना। ये लैक्टिक एसिड सेल से बाहर निकलेगा, क्योंकि सेल को फिर ये एसिडिक बना देगा। एनवायरमेंट साइटोप्लाज्म का पीएच को डिस्टर्ब कर देगा, फिर तो सेल विल डाई। So slowly this lactic acid comes out of the cell in the blood. So from there, blood में accumulate हुआ, and now this will take care of. तो कैंसर की वजह से, कैंसर में क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड कैंसर में इसलिए क्योंकि कैंसर आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। सीजर अगर आ गया किसी को तो उसमें भी सॉरी आ रहा समझ में? यस सर। तो ये अभी बेसिकली तीन तरह के ये लोग जानो। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही हो गया, फिर उसमें भी तीन प्रकार बता दिए। ओके, कोई नहीं, आप लोग ये समझो कि कुछ अदर, ये तो हो गया आपका वो सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है फिजियोलॉजी में। कुछ अदर सब्सटेंस भी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को काउज कर देते हैं। जैसे मिथेनॉल पॉइजनिंग जब होता है तो उसमें सर्टेनली डेथ, मतलब मिथेनॉल पॉइजनिंग जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लेवल पर पहुंच जाएगा तो डेथ होना ही है, मरेगा ही मरेगा। उसके पहले आंख चली जाएगी, आंख जाने के बाद हमें मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल एसिडोसिस जो है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कोई किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेरिएंट के कंटामिनेशन की वजह से मिथेनॉल प्रोड्यूस हो गया। एंड मिथेनॉल इज पॉइजन। इथेनॉल जो है वो पॉइजन नहीं है। CH3COOH, but HCOOH पॉइजन है। नहीं, इथेनॉल है ना, इथेनॉल तो कार्बोक्सिलिक एसिड था। CH3CH2OH and methanol is CH3OH हो गया मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के कुछ एंटीफ्रीज सब्सटेंस हैं, उससे एस्पिरिन से जो सिडेटिव होता है उसके भी लार्ज डोज लेने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तो ये तीन तो हो गया फिजियोलॉजिकल थिंग, तीन हम बताए। तो बाहरी सब पदार्थ है, मिथेनॉल, सिडेटिव्स एक्सेट्रा। सिडेटिव जैसे हाथ पैर दर्द कर रहा है, दवा का दुकान से कोई भी गोली लेके खा लिया, पता ही नहीं उसमें अंदर में क्या है। तो ऐसे जो एब्यूज होगा तो अनवांटेड कभी, हालांकि हाई डोज जब होता है इन सिडेटिव्स का तब हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 2 टेबलेट खाया तो ऐसा कुछ नहीं होगा तुरंत, लेकिन किसी ने एक्सीडेंटली अगर पेन किलर ज्यादा खा लिया, चाहे अनचाहे, जानबूझ के कोई सुसाइड करना चाहे, पेन किलर खा लिया, तो किससे मरेगा वो? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ आप लिख सकते हो
इसके अलावा भी जो है अदर सब्सटेंसेस, मिथेनॉल एंड हाई डोज सीडेटिव से हो जाएगा। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे चलें। यस सर। यस सर। अब का हम लोग होता क्या क्या है सिम्टम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में? वही सिम्टम्स हैं जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के थे, जैसे नोसिया, वोमिटिंग, टायर्डनेस, हेडेक, कंफ्यूजन, यही सब। तो ये सब बेसिक सिम्टम्स है, शुरुआती सिम्टम्स। बाद में तो सीवियर कंडीशन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, वो कोमा में चला जाएगा, उसका ब्रेन ही वर्क करना कम कर देगा। ठीक, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को अगर ट्रीट नहीं किया जाए जल्दी तो वो भी कोमा और डेथ में चला जाएगा पर्सन। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी दे आर नॉट ट्रीटेड देन दैट विल रिजल्ट इन कोमा और डेथ। ठीक, अब आते हैं एल्कलोसिस पर। समझ में आया स्टूडेंट कितना? यस सर। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए, जब इतना आप समझ गए हैं तो अब आसानी से तुरंत समझ जाओगे। क्या है? कुछ नहीं है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस is the condition when there is very little amount of carbon dioxide is present in your blood. Next, when there is too little, when too little amount of CO2 is present in your blood, present in the blood. एल्कलोसिस है। एल्कलोसिस मतलब इंक्रीज्ड एल्कलिनिटी। इंक्रीज्ड एल्कलिनिटी में क्या हुआ? या तो एसिडिक कंपाउंड्स का इनटेक, प्रोडक्शन और एलिमिनेशन। इनटेक कम, प्रोडक्शन कम, एलिमिनेशन ज्यादा है। और बेसिक कंपाउंड्स का इनटेक ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, एलिमिनेशन कम। अब ये CO2 क्या है? एसिडिक कंपाउंड। अब ये एसिडिक कंपाउंड का क्या हुआ एल्कलोसिस में? कम। when acidic compound is less intake, less production and more elimination. तो इसकी वजह से लेस इंटेक या लेस प्रोडक्शन और मोर एलिमिनेशन, इसकी वजह से क्या होगा? where little amount of CO2 will be present in the blood. As a result of this, because this is the increase of alkalinity of the blood because of the respiratory disorder. So that's why respiratory alkalosis. तो CO2 यहाँ भी है causative agent, CO2 यहाँ भी CO2, लेकिन CO2 यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, यहाँ CO2 कम होने की वजह से हो रहा है। ब्लड में CO2 कम है अगर तो अल्कलोसिस हो जाएगा, ज्यादा है CO2 तो एसिडोसिस हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस रहने की आवश्यकता है और इस बैलेंस को अचीव किया जाता है लंग के नॉर्मल फंक्शन के द्वारा। लंग नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो ना एसिडोसिस होगा ना अल्कलोसिस होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी नहीं हो सकता, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी नहीं होगा। लंग में डिसऑर्डर हो गया तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक।
अब देखिए क्यों हो रहा है ये, causes of this respiratory alkalosis because of the lung disorder which include hyperventilation. जैसे देखो हो गए किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाता है वो अपना कंट्रोल खो देता है दिमाग पर से, उसका क्रोध में दिमाग पर से संतुलन हट जाता है। क्यों हट जाता है, काम करना बंद कर दिया, क्यों? यही हो रहा है ड्यू टू एंग्जाइटी। बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाने की वजह से लंग आप हांफने लगते हो, लंग जो है हाइपर वेंटिलेशन करने लगता है, जिसकी वजह से CO2 ज्यादा मात्रा में एक्सहेल कर गया, बाहर निकल गया, उसकी वजह से एल्कलोसिस हो गया। तो अब एल्कलोसिस हो गया तो अब एल्कलोसिस का सिम्टम है कि ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, और ये चूंकि लंग से एसोसिएटेड है, ये सारे एसिडोसिस एल्कलोसिस, इनका इफेक्ट तुरंत होता है, तुरंत। किडनी की वजह से जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस, इनपे टाइम लगता है, तुरंत हो जाता है। So and when it is present, so because of the hyperventilation, so इसका क्या लिखोगे causes में, hyperventilation, लिखते जाओ, hyperventilation due to anxiety, फिर माइंड से कंट्रोल हट गया, तो क्रोध में अब वो फ्लो में कुछ भी बोलता जाएगा, करते ही जाएगा, जब तक उसका लेवल डाउन नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तब जाके लगेगा अरे क्या क्या बोल दिए, पछताएगा फिर बाद में। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू एंग्जाइटी, इससे भी होता है, और यही मेन यही कारण है। तो एक्चुअली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज नॉट दैट मच सेम, एंड सिम्टम्स जो है इसके कुछ ज्यादा घातक नहीं है ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से मसल क्रैम्पिंग और ट्विचिंग, क्योंकि अल्कलाइन हो गया ब्लड और ज्यादा, तो इवन फीवर हाई हो जाने की वजह से भी एल्कलोसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इवन दर्द भी हो गया, पेन भी हो गया, उसमें भी कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस जो एसिडोफिलिक सब्सटेंसेस यानी बेस एसिड लविंग सब्सटेंसेस, एसिड लविंग सब्सटेंसेस आर बेसिस बेसिकली, तो वो रिलीज हुए, जिसकी वजह से फिर क्योंकि पेन को मैनेज करना है, बॉडी अब खुद भी पेन को मैनेज करता है, और पेन काउज करने वाले एजेंट्स को भी निकालता है। इन्फ्लामेशन के दौरान पेन काउजिंग एजेंट्स दिस एक्यूमुलेट, उनके एक्यूमुलेशन से भी आपका ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, और सिम्टम्स इससे कुछ ज्यादा सीवियर नहीं है, मसल क्रैम्पिंग हो सकता है, सिम्टम्स मसल क्रैम्पिंग, और आपका बस यही सब, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इवन यू कैन नोटिस योर, मतलब कभी कभी फिंगर या टोज या लिप्स या आईलिड्स ये सब फड़कता है या हिलता है खुद ब खुद, ये सब, तो वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस सिम्टम्स में लिखो मसल क्रैम्पिंग या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अब आएंगे हम लोग मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस पर। So metabolic alkalosis occurs when this
The causative agent is bicarbonate here. When bicarbonate levels in the blood becomes too high, this bicarbonate is too high. यहाँ CO2 बजा है, यहाँ CO2 बजा है, दोनों में CO2 बजा है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। यहाँ भी बाइकार्बोनेट बजा है, यहाँ बाइकार्बोनेट कम होने से हुआ एसिडोसिस, तो और यहाँ बाइकार्बोनेट ज्यादा होने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ। बाइकार्बोनेट is responsible imbalance in this. So high level of sodium bicarbonate in the blood, too much of this will cause this metabolic alkalosis. क्योंकि too much of this bicarbonate will accept too much of the proton ions, and these proton ions are coming from the acids. So high bicarbonates are basically neutralizing high level of acids. तो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया हाई लेवल, तो इससे alkalosis हो गया, and that alkalosis because of this high level of bicarbonate is called as metabolic alkalosis. आ रहा है समझ में? हेलो, सो गया क्या? नो सर। तो इसका वजह क्या है? एक तो ये कारण बस याद रखो, यहाँ 3 बताया, CO2 यहाँ पर 6 बता दिए, 5 बता दिए, फिर यहाँ भी है, तो ये याद रखना। लेकिन इसमें से एक दोनों में बाइकार्बोनेट कॉमन है, इन सबको नहीं भी याद रखो, कम से कम बाइकार्बोनेट और CO2 ये बफर सिस्टम याद रखो। यानी अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखो, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का जोड़ा, यानी H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, इनका लेवल दिस बेसिकली इस आपके सिलेबस में है। बस इतना भी आप कर लो, सब कवर हो जाएगा, सारे एसिडोसिस, सारे एल्कलोसिस। ठीक, HCO3 कार्बोनिक एसिड कहाँ से आ रहा है? CO2 से, एंड बाइकार्बोनेट, यही कार्बोनिक एसिड डिप्रोटोनेट हुआ तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड तो ये कार्बोनिक एसिड CO2 से आ रहा है, और यही डिप्रोटोनेट हुआ तो बाइकार्बोनेट बना। तो हाई लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट is causing metabolic alkalosis. Is it clear? Yes, sir. जब बहुत दिन तक वॉमिटिंग होता है या बहुत टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉमिटिंग when occurs, then high level of bicarbonate accumulates in the body. क्या हुआ कि इंटेस्टाइन अब फेंकते जा रहा है अपना ब्लड के फीड, ब्लड से पानी निकाल के along with the salt, तो अब ब्लड क्या करेगा? बाईपास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा इसमें, अदर मैकेनिज्म, and those mechanisms will add bicarbonates quickly into the blood. More bicarbonate, because blood is losing bicarbonates. एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक, एक को बोलते हैं एक्यूट। तो जब हम क्रोनिक बोलते हैं, दैट मीन्स कि अनवरत, लगातार, सतत से मतलब है। एक्यूट जब कहते हैं तो दैट मीन्स सडन, त्वरित। तो त्वरित एक्यूट एक्शन की वजह से एसिडोसिस हो गया।
तुरंत अभी वॉमिटिंग चालू हुआ, तुरंत लगातार होते गया, शाम तक बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गया, एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन उसको वॉमिटिंग रोज 5 वॉमिटिंग का आदत है, उसको डेली उसको होता है 5 वॉमिटिंग। क्या कारण है? कोई इन्फेक्शन है जो जा नहीं रहा है, डेली हो रहा है उसको 3 से 5 वॉमिटिंग डेली। इसको क्या बोलेंगे? अनवरत प्रक्रिया है, क्रोनिक है। तो ये क्रोनिक वॉमिटिंग विल कॉज टू दिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो क्रोनिक कंडीशन में जब बहुत दिन से चल रहा है, हमारे अदर मैकेनिज्म्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट्स इनटू द ब्लड। अब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उन पर उसका कोई जोर नहीं है, वो करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो ज्यादा से ज्यादा ऐड होते गया। अब इसको बाहर निकलना चाहिए, वॉमिटिंग करके बाहर निकाल रहा है, तो एक तरह से बैलेंस बना हुआ है उनमें, वॉमिटिंग और द एडिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स बाय अदर मैकेनिज्म्स के बीच में। तो उस केस में जो है कोई कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, more and more bicarbonates will be accumulated in the blood. So a long period of, इसका क्या है cause? ये causative agents हैं। Causative agent is high NaSCO3. High NaSCO3 आया किसकी वजह से? Long period of vomiting. Recording on है ना? Yes. Yes, sir. Long period of vomiting की वजह से हुआ। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी काउज कर सकते हैं, जैसे ओवर एक्टिव एड्रेनल ग्लैंड विल आल्सो काउज द हाई बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड। ओके, ये बी सेक्शन फिजियोलॉजी जब खत्म होगा, देन वी विल कम इनटू द एंडोक्राइनोलॉजी पोर्शन। क्या एंडोक्राइनोलॉजी आप लोगों का पढ़ाई हुआ है स्टार्ट और अब यशस्वी जी के द्वारा? सी पोर्शन जहां तक मेरे नॉलेज में है कि आप लोगों की क्लास उसकी हुई है या चल रही थी एंडोक्राइनोलॉजी की। कैन समबडी एनलाइटन मी? यस सर, वो सौरभ सर लिए थे 2 दिन क्लास उसका सर। तो क्या हुआ था उसमें, खत्म हो गया था क्या? नो सर, खत्म नहीं हुआ था सर, 2-3 दिन हुआ था सर, फिर छुट्टी हो गया। सर एड्रीनल बाकी था, बाकी हार्मोन कंप्लीट हो गया। So overuse after physiology, I will jump into that ये फर्स्ट पेपर चल रहा है ना, तो एंडोक्राइनोलॉजी उनको मैंने दिया है, वो खत्म कर देंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे लास्ट तक, आप एग्जाम अगर आ गया तो एंड टाइम पर मैं कर दूंगा। तो इसके बाद पेपर फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, तो देन वी विल जंप इनटू पेपर, और पेपर 6 भी उन्हीं को पढ़ाना था। पेपर 7 है ना आपका, 2 पेपर मेरा है, 1 पेपर उनका है। पेपर 7 में चलेंगे हम लोग, पेपर 7 स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में कुछ रह जाएगा उनका तो फिर करेंगे मैनेज। ओके ओके सर। यस सर। तो अब देखिए, लेकिन आज ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, एसिड बेस बैलेंस। आपके सिलेबस में जितना पढ़ाया जाना चाहिए उससे मैं ज्यादा ही बता दे रहा हूँ आपको। कम से कम इसका आप आधा भी समझ गए और कोना भी लिख दिया एग्जाम में, तो आप आसानी से अच्छा नंबर पा जाओगे। तो कहाँ थे हम? हाँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉमिटिंग से ये हुआ। इवन ओवर यूज ऑफ डायूरेटिक्स, कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं। डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग्स जिससे बॉडी का वाटर वॉल्यूम, आपको बताया होंगे ऑस्मो रेगुलेशन वाला वाटर वाला टॉपिक पढ़ाए थे। डायूरेटिक्स यूज करने से बॉडी का वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायूरेटिक यूज